बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 का सेकंड टॉपिक, द बॉडी ऑफ फंगस। याद रखिए स्टूडेंट्स कि फंगस की बॉडी को माइसीलियम कहा जाता है और ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा डिफाइन माइसीलियम, तो आपने जवाब देना है द बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम। एंड नंबर 2 आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो माइसीलियम है ये किस पर मुश्तमिल होता है। माइसीलियम कॉन्सिस्ट ऑफ हाइफी। माइसीलियम यानी कि बॉडी ऑफ फंगस कॉन्सिस्ट ऑफ हाइफी। फंगस का बॉडी जिसे माइसीलियम कहा जाता है ये हाइफी से मिलकर बनता है, और हाइफी जिसे सिंगुलर आप हाइफा कहते हैं। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे हाइफी को, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन हाइफी। अगर हम हाइफी की बात करें तो हाइफी जो है स्टूडेंट्स, हाइफी आर लॉन्ग, ये लंबे होते हैं। सिलेंडर बोला जाता है बारीक को। ये लंबे, बारीक, ब्रांच्ड और ट्यूब्यूलर और थ्रेड मीन धागा, थ्रेड लाइक फिलामेंट्स, धागे की तरह के फिलामेंट्स होते हैं जिन्हें हाइफी बोला जाता है। तो कभी भी आप किसी फंगस को अगर कट करके देखें तो उसमें आपको बारीक बारीक धागे नज़र आएंगे, जिन्हें इस तरह के आपको बारीक बारीक क्या नज़र आएंगे, धागे नज़र आएंगे, जिन्हें आप नाम क्या देंगे, जिन्हें आप नाम देंगे हाइफी का। और ये धागे जिन्हें आप हाइफी कहते हैं, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपने याद रखनी है। हाइफी जो है ये लॉन्ग होते हैं, लंबे होंगे, सिलेंडर बारीक होंगे, ब्रांच्ड होंगे। याद रखिएगा कि ब्रांच्ड होंगे मतलब इस धागे से मज़ीद धागे निकल रहे होंगे, और ट्यूब्यूलर होंगे, ट्यूब की तरह के होंगे, लाइक दिस। डेट मीन्स के ट्यूब ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसके अंदर से कोई मटेरियल जो है वो फ्लो कर रहा हो। और उसके अलावा ये धागे की तरह के फिलामेंट्स हैं जिन्हें आप नाम क्या देते हैं, हाइफी का। अंडरस्टैंड? तो मैं दोबारा से पूरी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि बॉडी ऑफ फंगस कॉल्ड माइसीलियम एंड माइसीलियम कॉन्सिस्ट ऑफ हाइफी। ठीक है, माइसीलियम किस पर मुश्तमिल है, हाइफी पर, जिसे सिंगुलर आप हाइफा भी कहते हैं। यानी कि ये आपके पास एक हाइफा है। अगर इस तरह के मज़ीद हमारे पास धागे मिलेंगे तो इन्हें कलेक्टिवली आप हाइफी का नाम देंगे। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने हाइफी को डिफाइन किया है। अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिए स्टूडेंट कि तमाम के तमाम फंगस जो है उनका माइसीलियम हाइफी का नहीं बना होता। अंडरस्टैंड? बात को रिपीट कर रहा हूँ कि सारे के सारे फंजाई जो है उनका बॉडी हाइफी से नहीं बना होता। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, कुछ ऐसे भी ग्रुप हैं जिसकी अगर हम बात करें, यीस्ट फंगस का एक ऐसा ग्रुप है जो कि नॉन हाइफल होता है, यानी कि इसका बॉडी या माइसीलियम हाइफा का बना हुआ नहीं होता। और ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सलवाल। अगर हम फंजाई की सलवाल की बात करें, फंजाई की सलवाल जो है चैप्टर नंबर 4 में भी आप पढ़कर आए हैं कि फंजाई की चैप्टर नंबर 4 सलवाल वाला जब आपको टॉपिक पढ़ाया गया था तो उसमें यहाँ पर मेंशन किया गया था कि फंजाई की सलवाल किससे मिलकर बनती है, काइटन से। और काइटन जो है ये रेजिस्टेंट टू डिके है, यानी कि इससे इजीली डिके नहीं किया जा सकता। अगर हम
सेलुलोज की बात करें या लिग्निन की बात करें, वो डीके हो सकते हैं, लेकिन फंजाई की सेल वॉल काइटन से मिलकर बनी है और काइटन रेजिस्टेंट टू डीके, ये इजीली डीके नहीं हो सकता, ये हीट तरह का स्ट्रक्चर है। इसीलिए फंजाई किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर लेते हैं, चाहे ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो। और यही वजह है कि ये ज़्यादातर जो है हमारे फूड स्टफ़ को भी किसी भी कंडीशन में, बेशक हम फूड को फ्रिज में रखें या किसी भी ज़्यादा हीट में रखें, वहाँ पर भी ये उसको ख़राब कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करेंगे, हाइफी को हमने डिफाइन किया, हाइफी की सेल वॉल के बारे में बताया कि ये काइटन की बनी हुई है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइफी, कि ये जो हाइफी है इसकी कितनी इकसाम है। अगर हम इकसाम की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर दो तरह की हाइफी है, एक को सेप्टेट हाइफी बोला जा रहा है, दूसरी को एसेप्टेट हाइफी है, जिसे आप नॉन सेप्टेट हाइफी भी कहते हैं। इन दोनों को वन बाय वन यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नंबर 1 पे हम बात करेंगे सेप्टेट हाइफी की। अगर हम वर्ड की तरफ गौर करें तो सेप्टेट का वर्ड लिया गया है सेप्टा से, और सेप्टा का मतलब होता है क्रॉस वाल। तो याद रखिए स्टूडेंट कि ऐसी हाइफी जिसमें सेप्टा यानी कि क्रॉस वाल लाइक दिस, ये देखें 1 2, ये क्रॉस वाल या जिन्हें आप दीवार भी कह सकते हैं, ये जो है यहाँ पर मौजूद हैं। और ये हाइफी के अंदर बहुत सारे क्या बना रही हैं, सेल्स बना रही हैं। तो यहाँ पर हमें अलग अलग सेल जो नज़र आ रहा है इस हाइफी में, ये जस्ट एंड जस्ट किसकी वजह से है, ड्यू टू सेप्टा या क्रॉस वाल। और इन सेप्टा और क्रॉस वाल की वजह से बनने वाले सेल्स में या तो एक न्यूक्लियाई होगा या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जस्ट एक को जो है वो मेंशन कर रहा हूँ। अब एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि ये इसमें न्यूक्लियाई न्यूक्लियस मौजूद है, लिहाजा इसमें साइटोप्लाज्म भी जो है वो क्या होता है, मौजूद होता है। और ये जो साइटोप्लाज्म है ये एक टिप से दूसरी टिप पर मूव करेगा तो ही मटेरियल जो है वो एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे एंड फाइनली यहाँ तक जो है वो ट्रांसफ़र होगा। और क्योंकि यहाँ पर क्रॉस वाल है तो मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए इन सेप्टा या क्रॉस वाल्स के अंदर पोर्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होंगे, पोर्स, बारीक बारीक सुराख मौजूद होते हैं जो इस सेल के साइटोप्लाज्म को इसमें और से यहाँ पर एंड फाइनली जो है वो इसकी टिप तक जो है वो मूव करवाता है, जिससे इस हाइफी की जो है वो क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो ये तो है हमारे पास सेप्टेट हाइफा। दूसरे नंबर पे हम हाइफी की सेकंड टाइप को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम क्या है, एसेप्टेट हाइफा। एसेप्टेट हाइफी की अगर हम बात करें तो ए का वर्ड जो है वो इंडिकेट करता है एब्सेंट को या नॉन को, और सेप्टेट मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ सेप्टा से लिया गया है, जिसका मतलब क्रॉस वाल है। तो ऐसी हाइफी जिनमें क्रॉस वाल एब्सेंट हो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी हाइफी जिनमें क्रॉस वाल एब्सेंट हो उन्हें एसेप्टेट हाइफी या कोइनोसाइटिक हाइफी का नाम दिया जाता है। अंडरस्टैंड? तो ऐसी हाइफी जिनमें कोई क्रॉस वाल ना हो, और आप देखें यहाँ पर मैंने ये इसकी डायग्राम भी बनाई है, इसमें आपको कोई क्रॉस वाल नज़र नहीं आ रही, इसलिए इसे हम क्या नाम देते हैं, एसेप्टेट हाइफी का। और कोइनोसिटिक इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि को का मतलब होता है इकट्ठे, और साइटिक का वर्ड लिया गया है सेल से। तो बहुत सारे, जिस तरह बहुत सारे सेल्स मिलकर एक ही बड़ा सारा सेल बना रहे हैं, इसलिए इसे नाम क्या दिया जा रहा है, इस बड़े सेल को या हाइफी को नाम दिया जा रहा है कोइनोसाइटिक हाइफी का। अंडरस्टैंड? और
इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो क्या होते हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, तो इसलिए इसे मल्टी न्यूक्लिएट कहेंगे। क्या कहेंगे? मल्टी न्यूक्लिएट। और एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैंने सेप्टेट हाइफी में ये बात बताई है कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म क्रॉस वाल के अंदर मौजूद पोर्स के ज़रिए होता हुआ कहाँ पर आता है? टिप पर, जिससे इसकी हाइफी की क्या होती है? ग्रोथ होती है। लेकिन इस सेप्टेट हाइफी में चूँकि कोई भी क्रॉस वाल मौजूद नहीं है, लिहाजा इसका साइटोप्लाज्म जो है वो एफिशिएंटली इसकी टिप की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा, जिसके नतीजे में इसकी ग्रोथ जो है वो एफिशिएंटली क्या होगी? परफॉर्म होगी, यानी कि ये तेज़ी से अपने साइज में इजाफा करेगा। अंडरस्टैंड? तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास थी टाइप्स ऑफ हाइफी, जिसमें हमने सेप्टेट हाइफी और एसेप्टेट हाइफी को इन डिटेल डिस्कस किया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो याद रखिए स्टूडेंट्स कि फंजाई जो है ये कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, यानी कि आपको सिंपली ये बात बताएं कि बहुत सारे हमें जो मुख्तलिफ वैरायटीज़ नज़र आती हैं फंजाई की, जिस तरह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास मशरूम है, ये हमारे पास जो है पफबाल है, ये हमारे पास मोरल फंगस है। तो ये जो हमें मुख्तलिफ वैरायटीज़ नज़र आती हैं फंजाई की, ये एक्चुअली उनके हाइफा की वजह से, हाइफा की अरेंजमेंट की वजह से हमें नज़र आती हैं। अंडरस्टैंड? तो इस तरह हम यहाँ पर हमने जो बात डिस्कस की है, यहाँ पर कहते हैं कि हाइफी जो है ये पैक्ड होती हैं मखसूस तरीके से। हर जिस तरह से मशरूम है, तो मशरूम के हाइफी जो है ये ख़ास तरीके से पैक होकर इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और ये इंडिकेट करता है कि ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास क्या है, ये मशरूम है। तो यहाँ पर भी कहते हैं कि हाइफी पैक्ड टुगेदर, एक दूसरे के साथ पैक होती हैं और ऑर्गेनाइज होकर एक कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाती हैं। जिस तरह से हमने बात की है मशरूम की, तो इनका हाइफी की पैकिंग ही जो है इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी बना रही हैं, और ये भी बता रही हैं कि ये हमारे पास कौन सा फंजाई है, मशरूम है। इसी तरह से जो पफबाल्स हैं, इसमें भी एक ख़ास किस्म की जो है लाइक दिस हाइफी की जो है वो क्या होती है? अरेंजमेंट होती है। और ये कौन सा फंजाई बनाते हैं? पफ बाल्स। और इसी तरह से हमारे पास जो है वो मोरल्स भी जो है अगर हम बात करें तो इसकी कुछ इस तरह से हमारे पास जो है वो अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर मौजूद होंगी। तो ये जो हमें मुख्तलिफ़ तरह के फंजाई नज़र आ रहे हैं और इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, एक्चुअली ये इनके हाइफी की मखसूस अरेंजमेंट की वजह से हैं। ठीक है? जिस तरह से हम कहते हैं कि कपड़ा जो है वो तो एक ही होता है और उसी कपड़े से जो है वो कर्टन्स बन रहे होते हैं, हमारे कोट बन रहे हैं, हमारी शर्ट बन रही है। अब उस कपड़े की अरेंजमेंट जो है वो बता रही है कि ये जो है हमारे पास कर्टन है, ये हमारे पास कोट है, ये पैंट है, ये शर्ट है। इसी तरह से हाइफी की अरेंजमेंट भी ये बताती है कि ये मशरूम है, ये पफबाल है और ये मोरल्स है। अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। अगर आप फंजाई के सेल की बात करें तो फंजाई का हर सेल जो है उसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियाई मौजूद होता है। अंडरस्टैंड? हर सेल जो है वो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होता है, किसमें? फंजाई में। यानी कि हैप्लॉइड होगा, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस भी आपको बताते चलें साथ में। पहले तो आपको ये बताते चलें कि लेट्स सपोज कि ये आपके पास फंजाई का एक हाइफी एक सेल है, तो ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब ये हाइफी एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन यानी कि अपने मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं और फ्यूज़ होते हैं एक दूसरे के साथ, तो तब इन दोनों सेल्स का न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ मिल जाता है और वो मिलकर क्या बनाएगा? डिप्लॉयड ज़ाइगोट। तो लिहाजा आमतौर पर अगर हम देखें तो हर फंजाई का सेल हैप्लॉइड होगा,
लेकिन डिप्लॉयड जाइगोट बनाएगा कब? जब इनमें क्या होगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। अंडरस्टैंड? और यहाँ पर आपकी बुक में एक लास्ट में एक येलो बॉक्स दिया गया है जिसमें यहाँ पर एक आर्मिलेरिया फंजाई की बात की गई है। आर्मिलेरिया जो है ये एक पैथोजेनिक फंगस है और ये ज़्यादातर, बल्कि ये अटैक करती किन पर है? ये अटैक करती है कॉनिफर जिसकी एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है बेस्ट एग्ज़ाम्पल पाइन की है। तो आर्मिलेरिया जो है ये पैथोजेनिक फंजाई है जो कॉनिफर यानी कि पाइन पर अटैक करती है। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ आपको बताने वाली है कि आर्मिलेरिया का जो माइसीलियम है, इसका जो बॉडी है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। अगर हम इसकी स्पीड देखें ग्रोथ में तो ये अप टू 1 किलोमीटर न्यू हाइफा इन 1 डे, एक दिन में ये आर्मिलेरिया का माइसीलियम 1 किलोमीटर तक नए हाइफी प्रोड्यूस करता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। आर्मिलेरिया का माइसीलियम एक दिन में अप टू 1 किलोमीटर न्यू हाइफी, 1 किलोमीटर तक नए हाइफी को प्रोड्यूस करता है। और इसीलिए जब ये आर्मिलेरिया जब कॉनिफर पर अटैक करता है तो कॉनिफर पर इसकी जो ग्रोथ है वो जो मेजर की गई है वो सेंट्रल फोकस से कितनी है? 15 हेक्टर्स तक है। और 1 हेक्टर की अगर हम बात करें तो 1 हेक्टर जो है वो 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ पर लास्ट में उसने एक क्वेश्चन भी पूछा है कि कुड बी आर्मिलेरिया वुड लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड? क्या आर्मिलेरिया को इस ग्रोथ की वजह से हम दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं? जी, आप जो है इसे वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। किस तरह से? क्योंकि अगर हम साइज़ की बात करें तो ये साइज़ में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये एक दिन में 1 किलोमीटर तक हाइफी को ग्रो करवाता है। ठीक है, लेकिन हम इसे नहीं भी कह सकते क्योंकि ये अपने साइज़ की वजह से तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम इसको इकट्ठा करें तो मे बी कि इसका साइज़ जो है वो छोटा हो जाए। जिस तरह से हम एक धागे की बात करें तो धागे की जो नलकी होती है आपने वो देखी होगी, उसको अगर हम फैला दें तो वो धागे का साइज़, धागा जो है वो पूरे रूम में फैल जाता है, लेकिन अगर अब हम उसे इकट्ठा करें तो बिल्कुल एक छोटी सी जो है हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाती है। इसी तरह से मे बी कि अगर हम इन तमाम आर्मिलेरिया के हाइफी को इकट्ठा करें तो हो सकता है कि एक छोटा स्ट्रक्चर बनाएं, लेकिन अब हर साइज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म ही कहलाएगा। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक और इसमें कोई अगर पॉइंट